कानपुर में रमा देवी अपने दो बेटे मोहन और रोहित के साथ रहती थी। उनके यहाँ सोने चांदी के जेवर बनते थे और वो खानदानी रईस थे। दोनों बेटे अपना खानदानी बिजनेस ही संभालते थे। संगीता रमा देवी की बड़ी बहू है और बहुत अमीर घर की लड़की है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा घमंड में रहती थी। संगीता बेटा, जरा यहाँ तो आना, देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लाई हूँ। हाँ मम्मी जी, अभी आई बस। हाँ मम्मी जी, दिखाइए क्या है। ये देख, मैं तेरे और अपने लिए साड़ी लाई हूँ। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन सुबह से मैं भूखी बैठी हूँ। पता नहीं इस घर में खाना कब बनेगा। क्यों, वो महारानी कहाँ मर गई? नीलम, अरियो नीलम। नीलम रमा देवी की छोटी बहू थी और बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। अभी 2 महीने पहले की ही तो बात है जब नीलम की शादी रोहित से हुई थी और शादी के 15 दिन बाद ही एक हादसे में नीलम का एक पैर खराब हो गया। तब से नीलम बैसाखी के सहारे चलती थी और उसके बाद से ही रमा देवी नीलम को पसंद नहीं करती थी और हमेशा अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए समझाती रहती। लेकिन रोहित नीलम को बहुत पसंद करता था। जी माँ जी, क्या हुआ? 1 बजने वाला है, अब तक खाना क्यों नहीं बना? कहाँ आराम फरमा रही थी? माँ जी, सब्जी तैयार है, बस रोटियां सेकनी है। मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। देखा मम्मी जी, कैसे बहाने मार रही है महारानी। यहाँ मेरी भूख से जान निकले जा रही है और इसे आराम करना है। भाभी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। नीलम के अपाहिज होते हुए भी दोनों सास बहू उसी से घर का सारा काम करवाती थी। नीलम धीरे धीरे किसी तरह सारा काम करती थी। नीलम माता वैष्णो देवी को बहुत मानती थी और शादी से पहले वो हर साल अपने माता पिता के साथ वैष्णो देवी जाया करती थी। माँ, अब तो मैं कभी आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी ना। आज आपकी बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर में दोनों भाई काम से लौटकर घर आए। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम सब वैष्णो देवी चलते हैं। सबका एक साथ घूमना भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। अरे सब लोग? लेकिन आपकी अपाहिज पत्नी वैष्णो देवी कैसी जा सकती है देवर जी? हाँ बेटा, इसे छोड़कर हम सब चलते हैं वैष्णो देवी। वैसे भी ये अपाहिज कहीं जाने के लायक तो है नहीं। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? नीलम मेरी पत्नी है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सब सुनकर नीलम रोने लगी और कमरे में रोहित से बोली, आप क्यों जिद कर रहे हैं जी? माँ जी ठीक तो कह रही हैं। मैं अब कहाँ जा पाऊंगी वैष्णो देवी? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां सब इंतजाम है, तुम आराम से पहुंच जाओगी, चिंता मत करो। कुछ दिन बाद सब लोग वैष्णो देवी जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। कुछ घंटों बाद सब कटरा पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर में चढ़ाई शुरू कर देते हैं। नीलम रोहित के साथ धीरे धीरे चल रही थी, बाकी सब आगे निकल गए थे। नीलम, मैं तुम्हारे लिए पालकी करा देता हूँ, तुम ऐसे ज्यादा नहीं चल पाओगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी धीरे धीरे। माता रानी ने यहाँ तक बुलाया है तो वही मेरी मदद करेंगी। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ी दूर जाकर सभी लोगों ने एक जगह ढाबे पर खाना खाया। ठंड का मौसम था, शाम होने वाली थी। रोहित और मोहन रात को रुकने के लिए कोई कमरा पता करने चले गए। नीलम बहुत थक गई थी और उसकी वहीं आंख लग गई। मम्मी जी, लगता है ये अपाहिज सो गई, इसे यहीं छोड़कर चलते हैं। हाँ बहू, सही कह रही है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। कहीं खो जाएगी तो पीछा तो छूट जाएगा। दोनों उसे छोड़कर आगे चली गईं। उन्हें आगे जाता देखकर मोहन और रोहित भी उनके पीछे जाने लगे। रोहित को लगा कि नीलम भी माँ और भाभी के साथ ही होगी। आगे जाकर, मम्मी, नीलम कहाँ है? मुझे क्या पता, आ रही होगी पीछे पीछे। मम्मी, क्या बोल रही हो आप? तीनों तो साथ में ही थे ना, फिर कहाँ छोड़ा है आप उसे? अरे कमाल करते हो देवर जी, वो हमारे साथ कहाँ थी, हमें क्या पता कहाँ गई। रोहित पीछे जाकर नीलम को ढूंढने लगा। उसने सब जगह देखा, उस ढाबे पर भी, लेकिन नीलम नहीं मिली। बेटा, आगे चलते हैं, क्या पता आगे निकल गई हो। यहाँ बैठकर क्या करेगा? रोहित सबके साथ आगे चल दिया
उसे नीलम की बहुत चिंता हो रही थी। सबने भवन पर पहुंचकर दर्शन किए और गुफा से बाहर आ गए, लेकिन नीलम कहीं भी नहीं दिखी। रोहित भवन पर सब जगह उसे ढूंढ रहा था। मम्मी जी, लगता है उस अपाहिज से सच में पीछा छूट गया हमारा। कुछ देर बाद नीलम एक जगह सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई दी। उसके माथे पर तिलक भी लगा हुआ था और उसने लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई थी। रोहित ने नीलम को उठाया तो देखा कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। नीलम, ये सब कैसे हुआ और तुम कहाँ चली गई थी? ये सब माता रानी की कृपा है। वहां ढाबे पर मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठी तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं बहुत घबरा गई। तभी मेरे पास एक बूढ़ी माता जी आई। मैंने उन्हें सब बताया। उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर आगे चलने लगी। उनके साथ चलते चलते अचानक मुझ में शक्ति आ गई और अचानक मैंने अपनी बैसाखी भी छोड़ दी और मैं यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद वे मुझे गुफा के अंदर ले गई और फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। वो जरूर माता रानी ही थी। ऐसा कहकर नीलम रोने लगी। उसकी बातें सुनकर रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए और दोनों माता रानी के आगे नतमस्तक हो गए। अगले दिन सब लोग हंसी खुशी घर वापस आ गए। तब से नीलम हर साल रोहित के साथ वैष्णो देवी जाने लगी। प्रिया एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की थी। वो एक ऑफिस में काम करती थी। एक दिन शाम को प्रिया घर आई तो उसके पिता ने उसे अपने पास बैठाया। बेटी, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, तू भी उसे देख ले। अगर तुझे पसंद हो तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएं। पापा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मॉडर्न हो। अरे तू उससे एक बार मिल तो ले, वो भी किसी एमएनसी में काम करता है। अच्छा, ऐसा है तो मैं उससे मिल लूंगी। अगले दिन प्रिया और सचिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दोनों बातें करते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं नॉन वेज खाती हूँ और मुझसे उसके बगैर खाना ही नहीं खाया जाता। लेकिन हम तो नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते, ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, शादी के बाद हम अपना ट्रांसफर किसी दूसरी सिटी में करा लेंगे। वहां अकेले रहेंगे, वहां तुम जो चाहो खा लेना, बस कुछ दिन मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लो। प्रिया मान जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद प्रिया अपने घर जाती है। माँ, आज तो बढ़िया सा नॉन वेज बनाओ। ससुराल में तो नॉन वेज खाने को तरस गई थी मैं। बेटी, तुझे धीरे धीरे अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। माँ, मैंने सचिन से पहले ही कह दिया था कि मैं नॉन वेज नहीं छोड़ सकती, चाहे पति छोड़ना पड़ जाए। कुछ दिन बाद प्रिया और सचिन नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब प्रिया रोज नॉनवेज बनाती और खाती थी। सचिन को यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो चुप रहता था। धीरे धीरे प्रिया के कहने पर सचिन ने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। उसे भी वेज खाने से ज्यादा नॉनवेज पसंद आने लगा। एक दिन सचिन और प्रिया नॉनवेज खा रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। इस समय कौन आ गया? अरे, मैंने पिज्जा मंगवाया था, वही होगा। आप उसे पैसे दे दो। सचिन दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी माँ खड़ी होती है। अरे माँ, आप यहाँ? बेटा, तू तो मुझे भूल गया। तेरा भाई किसी काम से आया तो मैं भी आ गई। 1 सप्ताह बाद वह फिर आएगा तो मुझे ले जाएगा। तभी प्रिया वहां आ जाती है। सामने टेबल पर नॉनवेज देखकर माँ गुस्सा हो जाती हैं। हे भगवान, तू नॉनवेज खा रही है, यहाँ आकर तूने ये सब खाना शुरू कर दिया। माँ जी, मैं तो शुरू से खाती हूँ। मैंने तो आपके बेटे से पहले ही कह दिया था, इसीलिए हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए, ताकि जो पसंद हो खाएं और जो पसंद हो पहने। चुप रह, शर्म नहीं आती तुझे? और तूने नहीं रोका इसे? तुझे सब पहले से पता था तो इससे शादी क्यों की? माँ, अब इन बातों का क्या फायदा? माँ जी, आप यहाँ मेहमान बनकर आई हो, मजे से रहो। और हाँ, आपका बेटा भी नॉनवेज खाने लगा है। नालायक, इसके चक्कर में अपना भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। चल, मुझे मेरे घर छोड़कर आ। माँ, इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ देता है? एक काम करो, जब तक आप यहाँ हो हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। सबके लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बनेगा, ठीक है? सचिन की माँ दोनों को कोसते हुए वहां रुक जाती है। अगले दिन पूरे घर की साफ सफाई कराकर नए बर्तनों में खाना बनाती है। एक दिन प्रिया की दोस्त कविता घर आ जाती है। अरे प्रिया,
आज तो नॉनवेज ऑर्डर कर दे, बहुत दिनों से अच्छा नॉनवेज नहीं खाया। जब तक मैं इस घर में हूँ नॉनवेज नहीं आ सकता। माँ जी, हम बना नहीं रहे, बाजार से मंगा रहे हैं। नहीं, इस घर में बाहर से भी नहीं आएगा। यार प्रिया, तूने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। ये कहकर वो चली जाती है। सचिन शाम को वापस आता है। प्रिया उसे सारी बात बता देती है। माँ कुछ दिन में चली जाएंगी, फिर कर लेना पार्टी। हाँ हाँ, मुझे आज ही भगा दे। अपनी बीवी के चक्कर में अपने संस्कार भूल गया है तू। माँ जी, आप इनके साथ रहो, मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। सचिन, जब तुम्हारी माँ चली जाए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर प्रिया चल देती है। तभी वो गिर जाती है। उसके पेट में बहुत दर्द हो जाता है। सचिन और उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। देखिए, नॉनवेज ज्यादा खाने से इनका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इनको नॉनवेज छोड़ना होगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर प्रिया रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप ठीक कहती थी, मैं अब कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। हाँ माँ, अब हम भी कभी नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद दोनों अपना ट्रांसफर वापस अपने शहर में करा लेते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमित्रा के 2 बेटे थे, रमेश और दुष्यंत। सुमित्रा ने अपने बड़े बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की। सपना के घर में आते ही सुमित्रा का व्यवहार बदल गया, क्योंकि सपना एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी। सुमित्रा ने सारे घर का काम उस पर डाल दिया। सपना, ओ सपना। जी माँ जी, आपने बुलाया? महारानी, सारे घर का काम पड़ा है और मुझे भूख लगी है। खाना कब मिलेगा? माँ जी, खाना तो कब का तैयार हो गया है। आप सो रही थी, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। अरे बेटा रमेश, हमारे तो कर्म ही फूट गए। इस गरीब घर की बहू को अपने घर लाकर मैं अब दुष्यंत की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की लाऊंगी जो नौकरी करती हो और पैसे वाले घर की हो। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। वैसे सपना गरीब घर की जरूर है, लेकिन घर का सारा काम भी तो करती है। नौकरी करने वाली लड़की के नखरे तुम ही उठाना। मेरे सामने कोई नखरे नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू आ जाएगी तो समाज में हमारी शान भी तो बढ़ जाएगी। साथ ही मन चाहा दहेज मांग लेंगे। कुछ दिनों बाद दुष्यंत की शादी डॉली से हो गई। डॉली एक मॉडर्न लड़की थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। शादी में बहुत सा दहेज मिला था, साथ ही रुपया, पैसा और गहने भी। इन सब को देखकर सुमित्रा बहुत खुश थी। सपना, देखा मेरे बेटे को कितना दहेज मिला है। बहू भी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली है। डॉली महीने का 1.5 लाख कमाती है। काश ऐसी लड़की रमेश के लिए भी आ जाती। सपना को बहुत दुख हुआ, लेकिन अपनी सास के सामने वो कुछ नहीं बोली और रसोई में जाकर काम करने लगी। अगले दिन सुबह सुमित्रा अपनी नई बहू के लिए नाश्ता लेकर पहुंची। डॉली बेटी, उठ गई क्या? देख, मैं तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? घर में नौकर नहीं है क्या? नहीं बेटी, नौकर तो नहीं है। घर का सारा काम तो सपना ही करती है। मेरे घर में तो सारा काम नौकर करते थे। कल आप मुझे भी काम पे लगा देंगी? मैं ये सब नहीं कर सकती। आप नौकर रख लीजिए। ठीक है बहू, जैसा तू चाहे, पर तू नाश्ता तो कर ले। माँ जी, ये भी कोई नाश्ता है? मैं अपना नाश्ता बाहर से मंगा लूंगी, आप इसे खा लीजिए। सुमित्रा को डॉली की बात बुरी लगी। वो नाश्ता लेकर वापस चली गई। डॉली तैयार होकर ऑफिस चली गई। दुष्यंत और डॉली सारा दिन घर के बाहर रहते, देर रात बाहर से खाना खाकर आते और सो जाते। शादी के 1 महीने बाद ही सुमित्रा को लगने लगा कि उसका बेटा बदल गया है। उसने अपनी माँ से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन सपना रोती हुई सुमित्रा के पास आई। माँ जी, अभी अभी फोन आया है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप कहें तो मैं अपनी माँ को देखने चली जाऊं। तुझे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए पीहर जाने का। ठीक है, चली जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ये डॉली ने जो नौकर रखा है, यह मुझे जरा भी पसंद नहीं है। सुमित्रा से इजाजत लेकर सपना अपने घर चली जाती है। आज रविवार का दिन था। रमेश अपनी दुकान पर चला गया था। डॉली आज घर पर ही थी। डॉली, डॉली। जी माँ जी, क्या हुआ? बेटी, मेरी आज तबीयत कुछ खराब लग रही है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। आज खाना तू बना ले।
मुझे खाना बनाना नहीं आता। वैसे भी मैंने पहले ही कह दिया था मैं घर का काम नहीं करूंगी, आप होटल से खाना मंगा लीजिए। लेकिन बेटा, मैं बाहर का खाना नहीं खाती। माँ जी, मेरे माँ बाप ने इतना दहेज रुपया पैसा इसलिए नहीं दिया कि मैं आपकी सेवा करती रहूं। उन्होंने पैसा इसलिए दिया है कि मैं चैन से रह सकूं। वैसे भी एक दिन की छुट्टी है, उसमें भी घर का काम करूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहकर डॉली अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा शाम तक भूखी लेटी रही, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। शाम को रमेश घर आया तो माँ की हालत देखकर उन्हें अस्पताल ले गया। वहां सुमित्रा को भर्ती करा दिया गया। घर पर आकर दुष्यंत को जब पता लगा तो वो अस्पताल जाने लगा। बड़े भैया हैं तो माँ जी की देखभाल के लिए, आप क्यों जा रहे हैं? आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन माँ को एक बार देखने तो जाना चाहिए ना। मेरी मानो तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जा रही और ना तुम जाओगे। अगर जरूरत हो तो नौकर के हाथ पैसे भिजवा दो। कुछ देर बाद सुमित्रा को होश आ गया, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। माँ जी, आपने खाना नहीं खाया था क्या? भूख से आपको चक्कर आ गए। डॉक्टर साहब, मन नहीं किया खाने का। आगे से कभी भूखी मत रहना। इस उम्र में सही समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है। अभी आपको 3-4 दिन यहीं रहना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद बेटा रमेश, दुष्यंत और डॉली नहीं आए मुझे देखने? माँ, वो क्यों आएंगे? और आपको भी तो पैसा चाहिए था ना। उन्होंने नौकर के हाथ से पैसे भिजवा दिए और खुद घूमने चले गए। ये सुनकर सुमित्रा रोने लगी। तभी सपना वहां आ गई। माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? अरे बहू, तू यहाँ कैसे? तू तो अपने पीहर में थी ना। माँ जी, इन्होंने फोन कर दिया, मैं तुरंत चली आई। लेकिन तेरी माँ की तबीयत खराब थी। माँ जी, वहाँ उनका ध्यान रखने के लिए पूरा परिवार है, लेकिन यहाँ आपकी देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। बेटी, मुझे माफ कर दे। पैसों के लालच में मैंने तुझे हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू ने तो मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं दिया। माँ जी, आप चिंता ना करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम कीजिए। 3 दिन बाद सुमित्रा घर वापस आई। घर बहुत गंदा लग रहा है। ये नौकर कहाँ चला गया? माँ जी, दुष्यंत और डॉली घर छोड़कर नए फ्लैट में चले गए हैं और नौकर भी उनके साथ चला गया। मैंने दुष्यंत को रोका तो उसने कहा हम अलग रहेंगे। यदि पैसे चाहिए हो तो बता देना, हम भिजवा देंगे। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। माँ जी, हम दोनों हैं ना आपकी सेवा करने के लिए। सुमित्रा, रमेश और सपना खुशी खुशी रहने लगे। दामिनी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। दामिनी की चाची बहुत कंजूस और बेईमान थी। वो दामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुबह दामिनी के चाचा किसी काम से शहर से बाहर चले जाते हैं। दामिनी, ओह दामिनी, अरे कहाँ मर गई? उठी नहीं अब तक? चल घर का काम कर। जी चाची, अभी करती हूँ। दामिनी की चाची उससे घर का सारा काम करवाती है और उसे सिर्फ एक टाइम ही खाना देती है। ये ले खाना। चाची, आज एक रोटी और दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरा बाप रख गया है ना रोटियाँ। ये रोटी खा ले चुपचाप और चलकर काम कर। दामिनी दुखी मन से एक रोटी खाकर काम पर लग जाती है। एक दिन दामिनी रसोई में सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक लाल मिर्च के पाउडर का डिब्बा जमीन पर गिर गया और टूट गया। अरे क्या गिरा दिया? वो चाची, ये मिर्च का डिब्बा गलती से मेरे हाथ से गिर गया। गलती से गिर गया या तूने जानबूझकर गिरा दिया? आज तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। जानती भी है ये डब्बा कितना महंगा था। ये कहकर दामिनी की चाची जमीन पर गिरी हुई सारी मिर्च उसकी आंखों में डाल देती है। दामिनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों में से खून आने लगता है। वो अपनी आंखों में पानी के छींटे मारती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं आज शाम को ही यहाँ से दूर चली जाऊंगी। चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। दामिनी शाम को घर से भाग जाती है और ट्रेन की टिकट लेकर शिमला की ट्रेन में बैठ जाती है। अगले दिन सुबह वो शिमला पहुंच जाती है। दामिनी के पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था। जो पैसे उसके पास थे उससे तो वो टिकट लेकर शिमला आ गई थी। दामिनी के पास अब एक पैसा तक नहीं था। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर दामिनी बिल्कुल अकेली थी। दामिनी अकेली एक सुनसान सड़क पर चल रही थी।
जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक दामिनी की नजर एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। दामिनी वहां पहुंचते ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि शिमला में बहुत ठंड थी और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। अरे ये लड़की कौन है और ये बेहोश कैसे हो गई? बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी दामिनी को दुकान के अंदर ही लेटा देते हैं। कुछ देर बाद दामिनी को होश आता है और वो सारी बात उन दोनों को बताती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति शिमला में मोमोज की दुकान चलाते थे और अपनी पत्नी के साथ मोमोज बनाकर बेचते थे। दामिनी रोते हुए उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, रो क्यों रही हो? इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम्हें वापस अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की, और मेरी चाची जिन्होंने मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए। रो मत बेटा, हमारा भी बेटा हमें अकेला छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विलायत चला गया। हमारे पास कुछ नहीं था, तब जाकर हमने ये मोमोज का ठेला लगाया। हाँ बेटी, उस समय हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हमारे पास कोई भी नहीं था हमारी देखरेख करने के लिए। आज से तुम भी अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तो फिर ठीक है बाबा, आज से मैं भी आपकी मोमोज बनाने में मदद करूंगी। आप मुझे मोमोज बनाना सिखाएंगी ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें मोमोज बनाकर जरूर खिलाऊंगा। दामिनी उन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी से मोमोज बनाना सीख जाती है और अब वो उन्हीं की तरह मोमोज बनाने लग जाती है। ग्राहकों को दामिनी के बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। बाबा, आज तो मोमोज पहले से भी स्वादिष्ट हैं। ये तो मेरी इस बेटी के हाथों का जादू है। ये मोमोज इसी ने बनाए हैं। दामिनी इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाने लगी थी कि उनकी कमाई 4 गुना हो गई थी। अब दामिनी को शिमला में रहते हुए 1 साल हो गया। उसने शिमला में ही एक बड़ा मकान खरीद लिया और उसकी मोमोज की दुकान में अब नौकर चाकर काम करने लगे थे। दामिनी अब उन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।